मैं हमारे मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव सर से मैं आग्रह करूंगा प्लीज़ वो आएँ और जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उस पर अपने जो उनके मत है वो व्यक्त करें। मैं चाहूँगा पूरे सभी दर्शकों से प्लीज़ हमारे मुख्य अतिथि सर का जोरदार तालियों से स्वागत करें। मध्य प्रदेश द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में ये जो कॉन्क्लेव हमारा है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मंच पर जो विविध प्रकार के विचार का एक प्रवाह यहाँ आया है उसमें हम सराबोर होकर उसका आनंद ले रहे हैं। मंच पर ही मौजूद माननीय कुलपति द्वय, एक कुलपति जिन्होंने अभी अपने बीच में प्रोफेसर रेणु जैन जी, हमारे प्रोफेसर अखिलेश पांडे जी, माननीय जैन साहब, चोपड़ा जी, भदौरिया जी, गौतम जी, माननीय श्री राम तिवारी जी, हमारे वाइस चांसलर मालवांचल यूनिवर्सिटी के माननीय त्रिपाठी जी, छोटे भदौरिया जी और आप सब, माननीय श्रीवास्तव जी ने ये बहुत अच्छा अभियान चलाया है। कम से कम हमारी बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म खड़े करने की आवश्यकता है। सारी बातें आई है, दोबारा इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये दो उदाहरण जरूर देना चाहूँगा। 5000 साल पहले एक घटना घटी, बड़ी घटना हुई। अपने यहाँ मथुरा में कंस का शासनकाल था और उस शासनकाल में तमाम प्रकार के यत्न प्रयत्न करके जो भी कुछ समाज की गलतियाँ होगी, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन कंस सत्ताधीश हो गए और कंस के सत्ताधीश होते ही उन्हें समाज के अंदर चलने वाली सुव्यवस्थाओं पे अपना नियंत्रण और जो नीति है वो समाज एक तरह से उसके बारे में परंपरागत रूप से उस सारी बातों को एकदम त्राहिमाम की स्थिति में चला गया, बहुत कठिन दौर में चला गया। और उस समाज की पूरी व्यवस्था से जब चिंता की हाहाकार मची, उसी समय जैसा कि आज भी ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं, 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी करी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी। और हमने सबने देखा कि ये जो कही गई बातें हवा में नहीं होती। कमोबेश अब हमको पहले आज से 10-15 साल पहले कहीं एहसास लग रहा था कि खाली वाली बात ही बात है, इसका दम नहीं है, लेकिन अब हमको लगता है कदम कदम पे एहसास हो रहा है उस बात का। ऐसे ही वो काल के प्रवाह में जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने का अवसर आया, उनको जिस व्यवस्था से वो निकल करके आए थे, एक ऐसे कष्ट के दौर से निकले थे और ऐसे बालक के रूप में उन्होंने जन्म लिया कि जिस बच्चे के पैदा होने के पहले ही 5-7 उसके भाई बहनों को मरना पड़े, जिसके माँ बाप को जेल जाना पड़े, जो बालक खुद एक कैदी के रूप में एक जेल में पैदा हो, और आमतौर पर जिस बच्चे के साथ जन्म से कष्ट ही कष्ट जुड़े रही। इसलिए भगवान कृष्ण ने जब महाभारत के युद्ध में गीता के रूप में जब उनके मुखारबिंद से निकली बातें एक अद्वितीय ग्रंथ बन के निकल के आई, लेकिन उस ग्रंथ के पीछे उनके जीवन का वो सार भी था और हर कदम कदम पे जो मौत से उनका साक्षात्कार हुआ, उस मौत के साक्षात्कार ने उनका जीवन की एक दिशा अलग रूप में दी। इसलिए उनने उस बात को, चाहे 18 अध्याय की गीता में हम देखेंगे, लेकिन वही कृष्ण भगवान जब कंस को मारने के बाद हमारा समाज कितना चैतन्य और जागृत था, शिक्षा की महत्ता को जानता था कि जब उनने कंस को मार दिया, आमतौर पर दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जब इतने बड़े सत्ताधीश को मार दे और मारने वालों को तुरंत कुर्सी मिलती है। आमतौर पर जैसे आज के इस लोकतंत्र में हम कहते हैं कि कोई चुनाव जीते बड़े पैमाने पर और फिर उसको चुनाव जीतने के बाद अगर सत्ता नहीं दे, ये तो बड़ी अटपटी बात होगी। तो उस दौर में सत्ता ऐसे नहीं मिलती जो चुनाव में मिलती थी, लेकिन पुरुषार्थ पराक्रम से जिनने एक सत्ताधीश को मार करके सारी जनता को मुक्त कराया था, उस शासन की सुव्यवस्था के लिए सबको प्रेरणा देने का काम किया। लेकिन समाज में जो जानकार लोग थे उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान जहाँ से आए, वो वृंदावन हो, वो गोकुल हो, आमतौर पर वो अपने ग्वाल बालों के साथ आए थे, तो बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी है। और इसीलिए उस काल में भी निर्णय किया गया कि आपको शिक्षा ग्रहण करने जाना। तो शिक्षा के लिए कहाँ जाना चाहिए, तो वो उज्जैन का सांदीपनी आश्रम पसंद किया गया। ये उस समय का उदाहरण है। और शिक्षा के लिए वो शिक्षा किस प्रकार से होती थी, कभी आपको अवसर मिले तो आप जाइएगा। एक बार तालियां माननीय श्री राम तिवारी जी के लिए भी बजाई गया। जब आप यहाँ संस्कृति में डायरेक्टर थे तब ये हमने प्रयास किया था कि
हमारे जो आज के ज्ञान की बात करते हैं, आज के विज्ञान की बात करते हैं, लेकिन अतीत के ज्ञान से भी हमको सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। तो उज्जैन में अगर सांदीपनी आश्रम में शिक्षा मिली तो वो शिक्षा किस किस प्रकार की है, वो शिक्षा कौन कौन सी है, जिसके कारण से भगवान कृष्ण बन के आए थे और श्री कृष्ण बन के गए। तो वो श्री लगाने वाली जो शिक्षा का केंद्र है वो 64 विद्या 14 विद्या और 64 कला, आप वहाँ पूरी प्रदर्शनी लगाई आज सांदीपनी आश्रम में। पहले भगवान का आश्रम जरूर था, पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा, सुदामा की प्रतिमा, बलराम की प्रतिमा, सांदीपनी जी की प्रतिमा थी, लेकिन वो कौन कौन सी शिक्षा किस प्रकार से ग्रहण करना चाहिए थी, वो सारी विद्याएं उनको अब अपनी आंखों से जाकर के चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से हम खुद देख सकते हैं। अर्थात जो हमारा प्राचीन ज्ञान है उसका प्रकटीकरण भी होना चाहिए, उसकी जानकारी भी होना चाहिए। और अभी ये बिल्कुल स्थापित सत्य है कि अभी आप में से मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग भी उसमें से कई सारे विषय को आज अंगीकार कर सकता है, उसको जोड़ सकता है, क्योंकि वो सब हमारे जो कही गई बातें खाली कपोल कल्पित नहीं, वो हम अपनी आंखों से जाकर के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। और इसी कारण से वो 5000 साल पहले दोबारा जो हमारा अपना शिक्षा का दृश्य बना, हमने सबने देखा 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य का काल आया, और विक्रमादित्य के काल में भी जैसे समाज में बहुत सारी बातें इसी प्रकार की हो जाती, जैसे हमको आज भी मालूम पड़ता है कि अगर हमने जैसे बहुत सारे जादूगर मिल जाते जो हाथ की सफाई वाले रहते हैं। अभी जादूगर आनंद का अपन शो देखते थे, वो आरे की मशीन से एक मनुष्य के 2 टुकड़े कर देते हैं, सब आंखों से दिखा देते हैं, एक भ्रम जाल रहता सबको। असली में होता क्या है, केवल भ्रम ही भ्रम है, असली तो कुछ था नहीं। और ये का वही काल था जब हमारे यहाँ विक्रमादित्य ने शासन की सुव्यवस्था संभाली, तो न केवल उन्होंने देश में सभी आतंक जितने एक तरह से आतताई थे या हमारे ऊपर जिनने गुलामी करके हमारे पे शासन कर लिया, वैसे सबको को परास्त करके वापस देश को स्वतंत्र कराया। वो स्वतंत्र नहीं कराया, उन्होंने वो सारी चीजें फिर स्थापित करी जिसके कारण से भारत का गौरव बढ़ता है। और वो विक्रमादित्य का काल, इसमें एक जो किंवदंती जुड़ गई, मैं उस तरफ आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। उनने एक विषय खड़ा करा, उनके बारे में चल गया कि ये विक्रम और बेताल का किस्सा हम सबको मालूम है। अब असली में विक्रम और बेताल में बहुत सरल बात है, मैं खुद भी विज्ञान का विद्यार्थी हूँ। ये जो भूत को पकड़ने वाली बात, आप जाके देखिए, आज भी गढ़कालिका के पास बेताल का मंदिर है। बेताल कोई भूत नहीं था, बेताल एक विज्ञानी था, और वो उस समय के अपने तर्क के माध्यम से ऐसी कई अच्छी बातों को स्थापित करने में लगा रहता था। और एक ज्ञानी विज्ञानी मनुष्य होने के बाद भी शासन की व्यवस्था अगर अज्ञानी के हाथ में है, शासन की व्यवस्थाओं से कुव्यवस्था जब बनती है तो चाणक्य खड़ा होता है या बेताल खड़ा होता है। हमको सबको मालूम है जो चाणक्य वो उस रूप में जाने जाते थे जिन्होंने चंद्रगुप्त को शासन पे पहुंचाया। ऐसे ही समकालीन बेताल है विक्रमादित्य के काल का। तो उन्होंने कहा ऐसी सारी बातों का, जैसे मैं छोटा सा किस्सा बता के खत्म करूंगा इस बात को, कि बेताल से विक्रमादित्य का संपर्क कैसे आता है। बेताल उस व्यवस्था से परेशान होकर के थोड़े नगर से बाहर आ जाते कि जो हमारी शासन की मानवीयता वाली जो भावना है, अगर वो तिरोहित होती है तो सबका मन खराब हो जाता है, खास करके ऐसे विद्वानों का जो इन सारी बातों को समझते हैं। और बेताल को संपर्क आया, और बेताल के पास जब विक्रम आया, और विक्रम के आने की कहानी जो बना दी गई मालूम नहीं, लेकिन ये बात भी है कि शमशान के पास उनका आश्रम था। तो बेताल ने इस बात को विक्रमादित्य को अलग अलग, वो 25 कहानी है, 26 भी नहीं है। खाली हमने वो चंदा मामा में सुन के 100-500 कर लिया, अलग बात है, ये हमारा अपना धंधा हो सकता है। लेकिन असली में तो विक्रम और बेताल, विक्रम की बेताल की 25 कहानियां, वो आचार्य रामचंद्र द्विवेदी जैसी है जो हमने एक और रूप में देखा है। लेकिन ये जो 25 कहानी अलग अलग प्रश्न पूछ करके विक्रमादित्य के उस डेप्थ को जानने का प्रयास बेताल ने किया है कि हाँ, मैं जिस व्यक्ति पे दाव लगा रहा हूं वो उसका चरित्र कैसा है, उसका साहस कैसा, उसका धैर्य कैसा, उसका पुरुषार्थ कैसा, सब प्रकार से वो जब संतुष्ट हो जाता है तो बेताल कहता हाँ, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। और बेताल ने वो भौतिक प्रकार की सारी बातों को बात की है, तो एक तरह से वो भौतिक विज्ञान के सभी सिद्धांतों को जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस फिजिक्स की आज बात कर रहे हैं, उसी प्रकार के उस काल में बेताल ने विक्रमादित्य का साथ दिया। और विक्रमादित्य का शासन सुशासन के रूप में दुनिया जानती है, वो हम सबको एहसास होता है। उसके 1000 साल बाद वापस राजा भोज का काल आ जाता है।
राजा भोज के काल में भी वही सारी बात है। एक राजा कितने प्रकार से ज्ञानी हो सकता है। राजा आयुर्वेद का ज्ञाता है, सैन्य का ज्ञाता है, सैन्य शास्त्र का ज्ञाता है, तमाम प्रकार की विधाओं को जानते हैं। लेकिन जैसे राजा भोज के बारे में जोड़ दिया, जैसे विक्रम और बेताल हो गया, 1000 साल बाद राजा भोज और गंगू तेली हो गया। अब राजा भोज और गंगू तेली, ये क्या तमाशा है? कोई गंगू तेली नहीं है। राजा भोज ने एक ऐसा अद्वितीय युद्ध लड़ा जिस युद्ध में एक साथ 2 साम्राज्य की बड़ी बड़ी सेनाओं को परास्त किया। एक सेना थी गांगे की, एक सेना थी तेलब की। तो एक साथ एक व्यक्ति 2 बार, जैसे आज कोई भारत युद्ध करे और एक बार में अमेरिका और चाइना को हरा दे, तो भारत की सैन्य शक्ति कितनी विशाल और कैसी उसके बारे में ख्याति पहुंचेगी। ये उस काल की बात है। उस प्रकार का विद्वत्ता के साथ उन्होंने अपनी उस पुरुषार्थ का, पराक्रम का एक तरह चरमोत्कर्ष हासिल कर लिया। तो विक्रमादित्य के समान राजा भोज ने एक तरफ जब गांगे को हराया, एक तरफ तेलब को हराया, तो दुनिया में कहावत चल पड़ी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगे तेलब। तो गांगे तेलब कालांतर में गंगू तेली हो गया। ये जो अपना समाज है, कई बार ऐसे जो बातें चला देता है जिससे हमारा ध्यान हमारे उस पुरुषार्थ से हट जाता है, उस गौरव से हट जाता है, वो कॉन्फिडेंस से हट जाता है। लेकिन काल के प्रवाह में वो सब उदाहरण हमको मिलते जाते हैं। हम सब देखते हैं, अभी काल के प्रवाह ज्यादा पुरानी बात नहीं, मैडम ने भी कोट किया कि हमारा 1 नंबर का ब्रेन वो तो सब यूरोप जाता है, 2 नंबर का भी वही जाता है, 3 नंबर का वही जाता है, चौथे 5वें नंबर के बाद भारत में वहां जगह नहीं मिलते तो अपने यहाँ टिकते हैं। लेकिन ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े अपने देश के कि जब भी हमको आवश्यकता पड़ी, जैसे सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ी तो हमने बना के दिया कि नहीं दिया? सुपर कंप्यूटर कहां से बनाया? अमेरिका ने तो मना कर दिया। ऐसे कई सारे विषय, जिन विषयों को ढूंढने गए तो पता नहीं वो कहां चले गए। लेकिन भारत के अंदर, जैसे अभी आपने कोविक्स या ये कोविशील्ड के टाइम पे, कोरोना के काल में, हमारे अपने ब्रेन ने न केवल दवाई ढूंढी बल्कि जीने की सारी पद्धति लागू करके दुनिया में एक आदर्श उदाहरण बनाया। मोदी जी सबसे बड़े उदाहरण है इस नाते से कि हमारे यहाँ ऐसी सारी आपदाओं में से अवसर निकालना चाहिए। जोरदार तालियां माननीय मोदी जी के लिए, जिन्होंने इस बात के लिए प्रेरित किया कि कष्ट के समय में एक नेतृत्वकर्ता का रोल कैसे होना चाहिए, नेतृत्व का परिणाम कैसे निकलता है और जीवन के सब क्षेत्रों में कैसे हम छा जाते हैं। लेकिन अब जिसकी बात मूलता जहाँ खड़ी हो रही है उस पर अपन चले जाएं तो ये काल के प्रवाह में हमारे यहाँ कभी भी शिक्षा व्यवस्था ये सरकार का हिस्सा रही नहीं। ये सरकार का हिस्सा बनी पहली बार 1835 में, वो लॉर्ड मेकाले के समय। और लॉर्ड मेकाले वो दौर के शिक्षा शास्त्री थे एक तरह से, जिन्होंने उसमें शासन की मंशा जान करके अंग्रेजों के शासन को स्थापित करने के लिए और हमारी वो जो समाज की स्वाभाविक इच्छा रहती थी शिक्षा, उसको कुचलने का काम किया और सब कुछ शासन के अधीन करने का प्रयास किया। हमारे सारे गुरुकुलों को मारने का प्रयास किया। हमारी ये जो स्वच्छंद आचार विचारों की अपनी गुरुकुल परंपरा थी उसको समाप्त करने का प्रयास किया। हमारी जो भाषा, जो क्षेत्रीय भाषा, देव भाषा, सारी भाषाओं का कुठाराघात करने का प्रयास किया। और उसके कारण से 1835 से हमारे सामने ये संभ्रम की स्थिति बनी, दोराहे का मौका बना। उस दोराहे में हमको जाना कहाँ है, पहुंच कहाँ गए मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब अपन जब 1947 में जब देश आजाद हो गया कायदे से, तो उसी समय ये सारी बातों पे विचार हो जाना चाहिए, उसी समय ये सारी बातें आ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि जो सत्ताधीश थे उनकी दृष्टि में भी उनकी खुद की शिक्षा भी इस देश की जड़ों के साथ जुड़ करके नहीं थी, इसलिए उस दिशा में विचार ही नहीं हो पाया। कहीं कहीं बात खड़ी हुई तो सत्ता में जिसके पास ज्यादा पावर होते हैं वो अपनी बातों को स्थापित कर देते, जो अपने से कम वाले उसकी बात नहीं सुनते। ये कई मौके ऐसे आए, लेकिन दुर्भाग्य से 1947 के बाद 1968 के बाद 86 2 बार और मौके आए, लेकिन ये जो संभ्रम की स्थिति थी उस संभ्रम की स्थिति से हम बाहर नहीं आ पाए। ये उसी प्रकार से हो गया जैसे हमने आज अपने यहाँ चल रही है। माननीय मोदी जी कह रहे हैं मेक इन इंडिया, भारतीय माल बनेगा, भारत के लोग खरीदेंगे और भारत के मार्केट से दुनिया जानेगी। लेकिन ये जो अलग अलग प्रकार के मामलों में अब जब हम ले जाना चाह रहे हैं तो उसी प्रकार से शिक्षा का माहौल है। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज के इस दौर में जब शिक्षा की हम बात कर रहे हैं तो वो जो अभी हाल वापस इस बात की गुंजाइश दी है, मैं जवाबदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में किस बात की कमी है। देश का मध्य का क्षेत्र है जहां ज्यादा कोई तूफान नहीं आता है, समुद्र की कोई आफत नहीं आती है, कोई ऐसी आकाशीय कोई दूसरी परेशानी नहीं है। ऐसे में हम अपने प्रदेश के अंदर अगर झांक के देखें तो पूरे देश में सबसे बड़ी अच्छी संभावना अगर शिक्षा के क्षेत्र में है तो वो केवल मध्य प्रदेश में, जिससे पूरे देश में हम अलग रूप में जाने जा सकते।
और देश में नहीं तो दुनिया में छा जा सकते हैं। तो दुनिया में छाने के लिए दुनिया का जब सबसे युवा देश से मध्य प्रदेश है, तो हम तो अपने इस अवसर को बनाएंगे ना। अगर हमको नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट मिल रहा है तो उसको सबसे पहले हम इसीलिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत सरकार ने शिक्षा नीति देने का जरूर प्रयास किया है, लेकिन उस शिक्षा नीति को सबसे पहले हम लागू करके एक तरह से मध्य प्रदेश मॉडल दुनिया को दिखाने जाने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश मॉडल नई शिक्षा नीति का क्या हो सकता है। उसके अंदर आने वाली कठिनाइयां, उसकी चुनौतियां, उसमें आने वाले अवसर, उन सारी बातों को अपन विचार करें। और आज मैं दोनों तरह से यहाँ बता सकता हूँ, जैसे शरीर एक है, आंखें दो है, लेकिन देखने की दृष्टि अगर समान रखेंगे तो दोनों आंखें अलग अलग होकर भी वो एक ही अपने उस केंद्र बिंदु की तरफ जाने का प्रयास करेगी कि मैं भले ही यहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लोग भी बैठे हैं, सरकारी लोग भी बैठे हैं जो सरकारी विश्वविद्यालय के संचालन करता है, तो हम और आप दोनों मिलकर के ये जो वर्तमान का पाठ्यक्रम है, वर्तमान का सिलेबस है, उस दायरे के अंदर जो उसकी मूल भावना है शिक्षा नीति, जो अंदर की आत्मा है, हम सब मिलकर के उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और ऐसे सारे प्रश्नों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो हमारे में से वक्ताओं ने कई ने कहा है कि उसमें स्वावलंबिता होगी, उसमें रोजगार होगा, उसमें प्राचीन ज्ञान होगा, अपने अनुभव के आधार पर आने वाली कठिनाइयों का निवारण होगा। वो सारी बातें हम एक एक करके लाएंगे तो निश्चित रूप से आज की ये हमारी चर्चा सार्थक होगी। मेरी अपनी ओर से स्वदेश के हेड सहित सभी को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मंत्री जी क्षमा चाहेंगे आपसे, लेकिन शिक्षा नीति को लेकर कुछ बच्चे हैं जिनके मन में जिज्ञासा है, आपसे सवाल करना चाहते हैं। काफी देर से प्रिपेयर करके बैठे हैं क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है वो काफी चुनौतीपूर्ण तो है और मध्य प्रदेश ने जिसे स्वीकार किया है और मध्य प्रदेश लगातार इस और अग्रसर भी होगा, ये हम भी जानते हैं क्योंकि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है शिक्षा को लेकर। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनके मन में जिज्ञासा है, हम जानना चाहेंगे उनसे। हम सीधे चलते हैं मंत्री जी से, क्या जानना चाहेंगे नई शिक्षा नीति को लेकर? एक मिनट जरा मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुझे कार्यक्रम का लेकिन मामलों का ये साहस नहीं करना चाहता, आज व्यक्ति मेरा मौका देता हूँ, मौका देता हूँ। Myself Labdina from Jindata Institute of Education, Mahidpur. Actually, my question is नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार नए तरह के प्रश्न का अभ्यास कैसे जुड़ा है? कैसे जुड़ा है? अभी हमारे पास यूजी की तरफ आगे बढ़ना है, तो अभी तो कोशिश करिए हमारे पास में यूजी की तरफ हम जब आगे बढ़ रहे हैं तो अभी तो कोशिश करिए हमने कि इसके अलग अलग हमने नंबरों के आधार पर एक पूरा इसका एक तरह से ड्राफ्ट बनाया है। लेकिन आने वाले समय में हम अभी ईयरली एग्जाम की तरफ जाएंगे। आने वाले समय में 1 या 2 साल के बाद हम इसको अपने 6 मंथ की जो सेमेस्टर प्रणाली रहती है उसमें भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो अभी आपने बात जानना चाहिए वो परीक्षा पद्धति से ही है या सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने वाले और अलग कोर्स की बात की है, थोड़ा आप स्पष्ट करें। सब्जेक्ट ओनली। तो सब्जेक्ट के अंदर तो आप अगर मान लो अपने पास आपने पूरा इस बात का एडमिशन लिया है, स्कूली शिक्षा में आना बाकी है, उसकी तैयारी चल रही है। शिक्षा में हमारा अपना जो नई शिक्षा नीति है वो आना बाकी है, उसकी तैयारी चल रही है, आने वाले समय में। ये भी एक है जो बहुत देर से बिल्कुल वेट कर रही थी कि कब मंत्री जी आ रहे होंगे। सवाल जो है मौजूद है, एक मिनट जरा। हमारे पास मैडम जैन भी है और डॉक्टर पांडे जी भी है, ये उस शिक्षा नीति को लागू करने वाली समिति के सदस्य हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके प्रश्नों के उत्तर ये देंगे। कोई ऐसी राजनीतिक बात जिनके कारण से शासन को उसमें कुछ रोल लेना, क्वेश्चन के 2 तरह के बता दीजिएगा। एक हमारी जो नई शिक्षा नीति लागू करने में सबको बताना चाहूंगा कि कई बार ये आरोप लग जाता है कि नई शिक्षा नीति हमने लागू नहीं की। इसका एक अपने आप में टास्क फोर्स बना हुआ था और यहाँ के विद्वानों ने जिन जिन बातों को रिकमेंड किया, शासन ने उसको यथासंभव लागू करने का प्रयास किया, उनमें आने वाली कठिनाइयों का निवारण करने का भी प्रयास किया। और अभी मैंने फिर कहा कि देश के अंदर पहला राज्य
जो लागू कर रहा है, हो सकता है इसमें कोई विसंगति भी आएगी, कोई कठिनाइयां भी आएगी, उन कठिनाइयों का निवारण करते हुए, लेकिन चूंकि ये हमारे अच्छे अंदर के भाव से इसको स्थापित करने का प्रयास है, इसलिए इसमें होने वाली कमियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, उनका निवारण करके लेकिन ठोस कदम आगे बढ़ाएंगे, हम ये आश्वासन दे सकते हैं। अब ये मैं जरूर निवेदन कर सकता हूँ कि आपका कोई प्रश्न हो तो पांडे जी आप